नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का बजट पेश हो चुका है और विधानसभा में उस बजट पर हुई बहस के बाद आज जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस बहस का जवाब दिया है और उस जवाब में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष के आरोपों का भी माकूल जवाब देने की कोशिश की है। इससे पहले विपक्ष की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरे बजट को लेकर के हुई बहस का समाप्त करते हुए जो है अपनी बात रखी है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जो है प्रदेश पे बहुत सारा कर्जा लाद दिया है, बहुत सारी घोषणाएं कर डाली हैं जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं और प्रदेश में एक अराजकता का सा माहौल खड़ा कर दिया है। विधानसभा में बजट को लेकर के हुई बहस और जवाब के बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर के आज हम इस विशेष चर्चा में बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी से। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बजट की बहस हुई है उसमें आपने सुना है, रिप्लाई भी सुना है और पूनिया जी का आरोप भी सुने हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि सीएम ने जो इतनी घोषणाएं की हैं, अभी चुनावी साल भी है और जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2722 घोषणाएं वो अब तक कर चुके हैं 4 सालों में, इसमें से 49% घोषणाएँ ही पूरी हो पाई हैं। अब चूँकि सरकार के पास टाइम भी नहीं है, 6 महीने ही बचे हैं, तो इन घोषणाओं को जो अधूरी रह गई हैं उसका क्या असर राज्य की जनता पर आएगा और चुनावी राजनीति किस दिशा में जाएगी? नमस्कार एंड धन्यवाद। जो आपने घोषणाओं की बात कही, हम ये जानते हैं कि सरकार की घोषणाओं की गति उनकी इम्प्लीमेंटेशन से तेज़ होती है। उसके कई कारण तो ये हैं कि जो सरकार का प्रोसेस है, जो चीज़ों को क्लियर करने का और उनको उनके बजट देने का और इम्प्लीमेंट होने का, उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत बार 1 साल से लंबी होती है। और दूसरी बात, मैं इसको निश्चित तौर पे ये भी कहना चाहूँगा, किसी सरकार को ठीक भी ना लगे, लेकिन हर सरकार को इस बारे में पहले से होमवर्क करके ही घोषणा करनी चाहिए। ऐसा बहुत होता रहा है। जनता बड़ी लालायत होती है लेकिन वो थोड़ी ठगा भी महसूस करती है जब वो घोषणा कई बार घोषणा ही बन के रह जाती हैं। तो विपक्ष, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष इसको मुद्दा बना पाएगा? कहने के लिए ये अच्छा लगता है मुद्दा, लेकिन अगर अलग अलग राज्यों की आप तुलना करेंगे तो आपका ऐसा राज्य शायद ही कोई मिले जो 100% घोषणाओं को उसी साल में लागू कर दे। इसलिए मुझे लगता है ऐसी चीज़ पे मुद्दा बनाना मुश्किल है जो आप किसी पड़ोस के प्रदेश से पता करेंगे और वो हम उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो वो मुद्दा नहीं बनेगा। एक और बात जो मैंने ख़ास तौर पे नोटिस की है मुख्यमंत्री जी के जो भाषण में, जो कि जवाब है प्रतिपक्ष के नेता की, जो प्रतिपक्ष के नेता यहाँ पे पूनिया साहब हैं, जो नेता तो नहीं है लेकिन वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कम से कम इस भाषण के लिए। उन्होंने कोशिश की है कि वो प्रदेश के जो सारा नेतृत्व है भाजपा, उनके विभाजन को देखें। जैसे कि उन्होंने ईआरसीपी के मामले में कोशिश की है करने की, ये तो कोई हमारी योजना नहीं थी, ये तो उनकी जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थी उनकी योजना थी, उसको लेके हम आगे बढ़े। लेकिन आप लोग 25 सांसद हैं, आप लोग प्रधानमंत्री जी को समझा नहीं पाए। फिर प्रधानमंत्री जी जो बात करके जा रहे हैं वो गोलमोल है, जबकि हमारा 2005 में एग्रीमेंट राजस्थान का और मध्य प्रदेश का पानी के बंटवारे के बारे में हो चुका है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बांटे हुए पानी से पहले ही अपनी स्कीम चला रहा है। तो ईआरसीपी को जो हम नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से मुख्यमंत्री जी ने बजट के एलोकेशन के माध्यम से राजनीतिक रूप से एक मुद्दा बना रखा है। और एक और बात है कि प्रदेश के नेताओं के विभाजन को देखते हैं और दूसरी तरफ वो एक बजट के नैरेटिव इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी के बजट से बेहतर बजट है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी के बजट, जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने जो आपके जो राजस्व घाटा कम है, आपका राजकोषीय घाटा ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू कलेक्शन कम है, इस तरह की बात जब विपक्ष ने उठाई, बीजेपी ने खास तौर से, तो उन्होंने आंकड़ों से जवाब देके बताया कि केंद्र सरकार से हम आधे पे चल रहे हैं। वो लगभग कई प्रतिमानों में केंद्र सरकार से काफ़ी पीछे, मतलब जो हमारे घाटे हैं, हमारा जो कर्जे का भार है
वो केंद्र सरकार की तुलना में कम है। इस तरह से तो उनकी कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि वो एक तरह से, मुझे नहीं पता कि पार्टी के अंदर क्या है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो आभा मंडल है उसको तोड़ने की एक मुख्यमंत्री कोशिश करें। क्योंकि आप देखिए कि अगर बीजेपी जब चुनाव लड़ेगी तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लेके जा पाएगी। तो जो चेहरा होगा वो फिर से, जैसा कि हर जगह होता है, वो प्रधानमंत्री जी का सामने लाया जाएगा। वो पॉपुलर लीडर हैं। तो जो गहलोत साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जिसको चुनौती हमें देनी होगी आज से ही उसको एक नैरेटिव से चुनौती देने की कोशिश करें। और वो नैरेटिव लेफ्ट ऑफ द सेंटर, मतलब वेलफेयरिज्म की एक बड़ा खूबसूरत ढांचा क्रिएट करके वो ये गैप्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किसी खास तरह के आर्थिक सोच से चलते हैं। वेलफेयरिज्म दिखावटी उनके यहाँ है, लेकिन वो उस तरह का एग्रेसिव वेलफेयरिज्म नहीं है जैसा कि राजस्थान मॉडल है। और तो राजस्थान डिस्टिंक्टली अपने आप को इस तरह से पेश कर पा रहा है, बिल्कुल अलग तरह से, कि वो एक अलग मॉडल लेके चल रहा है और उसकी वजह से देश भर में उसकी चर्चा हो रही है, अच्छी बुरी। जैसे ओपीएस के मामले पर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि ओपीएस के मामले पे खास ज़्यादातर जो आर्थिक सोच वाले लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो भी जो कांग्रेस समर्थक हैं या कांग्रेस के जो सोच से नज़दीक नज़र आते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ओपीएस शायद बहुत अच्छी स्कीम नहीं है। लेकिन आज फिर से मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने फिर से इस बात को चुनौती दी है और उन्होंने जोड़ के दिखाया कि देखिए, एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, एक हद तक लगाया जाता है। अगर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से लोगों की पेंशन ही खतरे में पड़ गई तो पेंशन जैसी गारंटी कैसी हुई? पेंशन वो चीज़ है जो एक बार आपने वादा कर दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद वो आपको देनी पड़ेगी। एक पक्षी है। दूसरा, फिर से वो टिके हुए हैं इस बात पे कि वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है कि ओपीएस गलत है, सही है। जैसा कि बहुत सारे इस पर लेख लिखे हैं, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं है। केंद्र सरकार ने हालांकि डिफेंस फोर्सेस के लिए वही चीज़ लागू रखने की बात कहना शुरू कर दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात को समझाने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। आप देखिए कि हिमाचल में जो चुनाव का इसका असर देखा ही गया है। हिमाचल में जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है और एम्प्लॉयज़ का जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और हिमाचल में चुनाव का एक परिणाम कांग्रेस को इसके पक्ष में मिला। तो ओपीएस का एक और पक्ष ये है कि होता ही है कि हमारे देश में जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ा क्राइसिस है, रोज़गार का, वहाँ पे जब किसी को पेंशन मिलती है एक परिवार में तो वो 2-3 पीढ़ी के लोगों को संभाल जाता है, बुजुर्ग। अब हो क्या रहा है कि हमारी औसत उम्र बढ़ती जा रही है तो पेंशन ज़्यादा सालों के लिए हमें देनी पड़ती है। ये सरकारों को चिंता होने लगी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी हैं तो लोगों की उम्र बढ़ने लगी है। तो हो ये रहा है कि अब, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एक आदमी को अगर पेंशन मिल रही है तो आज वो 3 पीढ़ी तक, अगर घर में बेरोजगारी भी है तो 3 पीढ़ी तक के परिवारों को संभाल जाता है। आसपास के मोहल्ले के लोगों को कोई छोटी छोटी नौकरी मिलने का। तो मेरा मानना ये है कि ओपीएस को थोड़े और नज़रिए से और व्यापक नज़रिए से व्याख्या करने की ज़रूरत है, अर्थशास्त्री और सब लोगों को। ओपीएस लगता है ठीक ठाक स्कीम है, इसको स्टडी इस तरह से भी करना चाहिए। संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि ओपीएस का इशू बताया, आपने ईआरसीपी का इशू बताया, पर आपने सुना होगा विपक्ष ने एक और आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश पे इतना बड़ा कर्जा लाद दिया है कि आज अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर 90,000 रुपये का कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको 90,000 रुपये का कर्जा उसको देना पड़ेगा। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि एक इतना बड़ा कर्जा लादना प्रदेश के ऊपर, और उस कर्जे की भरपाई कैसे होगी? सरकार के आय के साधन लगातार घट रहे हैं, केंद्र ने कई योजनाओं में कटौती भी कर दी है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि सरकार कैसे अपनी इनकम बढ़ाएगी? देखिए, इसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पहली बात तो क्या सरकारों का कर्जा लेना सही है या गलत है? ये तो हमारी नीतियों में निर्धारित है। जो फाइनेंशियल FRBM जो एक्ट है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके हिसाब से देश भर में इसकी सीमाएं तय कर दी कि कितने घाटे तक कोई सरकार जा सकती है, उसमें कितना कर्जा होगा, कितना रेवेन्यू का गैप होगा ना। इस बारे में एक राय बन के पूरे देश के सारे दलों ने बना। अब जब FRBM एक्ट के हिसाब से आप सरकार उस लिमिट में करती है तो इसका मतलब ये है कि इस बात की व्याख्या हो चुकी है कि उतना कर्ज लिया जा सकता है। अब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है घटनाओं के हिसाब से, जैसे कि FRBM एक्ट के जो लक्ष्य हैं
उनको केंद्र सरकार ने ही अपने मामले में कोविड के नाम पर पेंडिंग रखा है कि हम उन घाटों को, हम उस लिमिट तक नहीं जा पाएंगे तो हमें कुछ साल की छूट मिले। बहुत सारे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं ये ठीक कदम है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे आपको कर्जा लेना पड़ेगा और आपको फिर से अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ेगा। फिर आप ज़रा और सोच के देखिए, अब जैसे कि आप ये मान के चलिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अडानी ग्रुप का। ऐसा होता है कि जो कर्जा लिया जाता है वो इसी सोच के आधार पे लिया जाता है कि हम कितनी वृद्धि दर ला सकते हैं, हम किसी राज्य में विकास को कितनी गति दे सकते हैं। अगर वो कर्जा मात्र इस बात के लिए लिया जाए कि हमें कुछ लोगों को तनख्वाहें देनी है या पैसा वेस्टफुल खराब करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आप कर्जा इस बात के लिए लेते हैं, जैसे कि मान लो ईआरसीपी है, कर्जा अगर ईआरसीपी खाते में लिया जाता है तो आपको पता है ना वो अगले 10-20 साल में उससे क्या होने वाला है। इतनी लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, इतनी आर्थिक वृद्धि होगी कि वो कर्जे को चुकाना सरकार के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो कर्जा अपने आप में कोई बुराई नहीं है, जैसा कि पेश किया जाता है कि कर्जा, क्योंकि आप देखेंगे तो केंद्र का और राज्यों का भी कर्जे की सीमाएं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज घट रहे हैं। लेकिन राजस्थान सफल रूप से, जैसा कि दावा किया है मुख्यमंत्री जी ने कि कॉन्स्टेंटली हम लोग करीब 10% ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। अगर कर्जा लेके भी हम 10% ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं, इसका मतलब वो कर्जा उस सीमा में नहीं है जो आपको परेशान करता। परेशान कौन सा कर्जा करता है? डेट सर्विसिंग एक चीज़ होती है, जिसका मतलब है कि इतना ज़्यादा कर्जा ले लेना कि उसकी ब्याज चुकाने से आपके विकास के अवसर ही खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति राजस्थान की नहीं लग रही, नहीं तो ये वाला जो हमारी ग्रोथ रेट है ये नहीं होती। संजय जी, एक जैसे कि अभी चर्चा आपने भी चर्चा की ईआरसीपी की। ईआरसीपी पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चूँकि इसका एमओयू हमारा मध्य प्रदेश के साथ में हो रखा है और तो कांग्रेस लगातार इसको मुद्दा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पानी का इशू हमारा पंजाब के साथ भी है, हमारा हरियाणा के साथ भी है, हमारा दिल्ली के साथ भी है। पानी को लेकर के कई जगह हमारे विषय हैं और इसको दोनों ही पार्टियां राजनीतिक मुद्दा भी चुनाव के लिए बनाने की कोशिश में हैं। तो इसको पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? इसका क्या असर हमारे अगले चुनाव पर आएगा? देखिए, आर्थिक रूप से तो हम चर्चा कर चुके हैं। अगले चुनाव पे मुझे ऐसा लगता है ईआरसीपी अगर कांग्रेस समझदारी से इस चीज़ को भुना पाती है तो कम से कम वो बीजेपी की उस धारा को रोकने में निश्चित तौर पर सफल होगी कि लोग उस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ईआरसीपी उस बेल्ट में ज़्यादा प्रभावशाली है जहाँ पे पहले कभी बीएसपी मजबूत हुआ करती थी। तो बीएसपी जैसे जैसे कमज़ोर हो रही है उसका फ़ायदा ईस्टर्न राजस्थान में ख़ास तौर से कांग्रेस को मिल सकता है अगर वो सतर्कता से इस चीज़ को करें। और भावनात्मक रूप से भी आप जानते ही हैं कि पानी का मुद्दा, मैं और आप दोनों पंजाब हरियाणा में काम कर चुके, कितना भावुक हो जाता है मुद्दा पानी का। कृष्णा कावेरी का पता है हमें, तो भावुक हो जाता है। तो अगर ये भावुकता के लेवल पे चले गए तो आप जानते हैं हिंदुस्तान की जनता भावुक है, चुनाव में अगर कुछ भावुकता आ गई तो वो कुछ और ही परिणाम देती है। तो इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इससे इसीलिए शायद इसी को ज़्यादा खेलना चाह रही है कि इसमें भावुकता का एलिमेंट है। संजय जी, जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि मुख्यमंत्री जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष में जो बिखराव है या विपक्ष में जो अलग अलग धड़ेबाजी है उसको वो इंगित करके और सीधी प्रदेश के नेताओं का उदाहरण देने के बजाय वो सीधे प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देते हैं। तो जबकि सेम स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि एकजुटता है, कांग्रेस में भी काफ़ी हम देख ही रहे हैं कि लगातार बयानबाजी, लगातार जो है कई तरह की बातें आ रही हैं और गुटबाजी सामने आती रही है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की बात करके या उनको कोट करके अपने आप को उनके समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी तो राजस्थान में क्या वो खुद को उनके बराबर अपना खड़ा करके चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? क्या आप सोचते हैं? नहीं, इसमें दोनों बातें लगती हैं। एक बात तो मुझे ऐसे लग रही है कि जब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो रिश्ते हैं उनको समझ के जब कांग्रेस के विभाजन के प्रति इंडिकेट करती है, संकेत देती है, तो कांग्रेस एक आक्रामक तरीका अपना के उनके बिखराव की तरफ बात करने लग जाते हैं, जिससे कम से कम बिखराव मुद्दा ना बने। कांग्रेस के लिए ये बेस्ट पॉलिसी होगी कि कांग्रेस का बिखराव जनता के सामने मुद्दा ना बन पाए और
बीजेपी का बिखराव भी एक बनने लगा। उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। कम से कम जैसा भी बिखरा हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के पास तो एक चेहरा है, दूसरों के पास चेहरा ही नहीं है। और लोग ये भी जानते हैं, अगर आप कन्विंस कर सकें कि प्रधानमंत्री तो कोई केंद्र से छोड़ के राजस्थान में राज करने आ नहीं रहे, तो जैसा कि कई राज्यों में इस बात का परिणाम हुआ, अभी अभी हिमाचल में इसी तरह से हुआ, प्रधानमंत्री जी का चेहरा लेके गए, बीजेपी का चेहरा पे तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा लेके गए तो लोगों ने फिर से किसी और को चुन लिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रधानमंत्री जी के चेहरे को आप हर हालत में पेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी केंद्र में निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में तो नहीं आ सकते वो। संजय जी, जैसे कि अभी आपने चर्चा करी ओपीएस को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले यहाँ लागू करने का अनाउंस किया, उसके बाद कई प्रदेशों में इसकी डिमांड उठी, हिमाचल ने भी घोषणा की और अब ये पूरे देश में वो इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो क्यों वो, जबकि दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी मौजूद है और भी मौजूद हैं, तो वो क्यों इसको लागू करना चाहते हैं? इसके पीछे राजनीतिक कोई एजेंडा है क्या उनका? देखिए, राजनीतिक तो साफ नज़र आता है कि किसी को भी अश्योर्ड पेंशन चाहिए। कोई भी जो जब रिटायर होता है तो इवन मतलब आप सोचिए, जब देश में हम वृद्धावस्था पेंशन ही दे रहे हैं, जो आपके सरकारी कर्मचारी नहीं है, 1000 रुपये ही होती हो, चाहे किसी किसी राज्य में 2-3 हज़ार भी है वो, हाँ ये भी आप समझ लें कि 2-3 हज़ार भी है किसी किसी राज्य में। तो जब वृद्धावस्था पेंशन, तो बुढ़ापे में तो ये माना ही जाता है दुनिया भर में कि आप काम करने लायक नहीं रहेंगे एक स्थिति के बाद, तो आपको कोई सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिनकी सोशल सिक्योरिटी है, और इस अरेंजमेंट के इसी एग्रीमेंट के तहत आए वो कि हम सरकारी नौकरी इसलिए करेंगे कि चाहे हमें सरकारी नौकरी करते हुए कम पैसा मिले, लेकिन बाद में हमारी पेंशन रहे, क्योंकि लोगों की औसत उम्र बढ़ने लग गई है। और एक और बात है कि समाज में ये अनिश्चितता भी बढ़ गई है कि किसको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी देर मिलेगी, किस तरह की मिलेगी। आज आपको, हमें, हम लोगों की जो अगली पीढ़ियाँ हैं, उनकी नौकरी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि उन्हें मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी देर मिलेगी। प्राइवेट में है तो कहीं हटा दिया, बीच में कोई और परेशानी आ गई। लेकिन सरकारी नौकरी में तो हमने कोविड के दौरान भी देखा, नौकरी चलती है, तनख्वाह मिलती है, इंक्रीमेंट्स लगते ही हैं, पेंशन मिलती है, तो लोग स्टेबल नौकरी के बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नौकरी करता है वो तो ओपीएस के बारे में निश्चित तौर पर सोचेगा। ये बात अलग है कि एनपीएस का एक मॉडल चुना वो सोच के कि दूरगामी तौर पे बजट का खर्चा घटाया जा सके। सरकारों का सोच ये है, क्योंकि वो मानते हैं कि जब बहुत सारे लोग रिटायर होंगे तो वो हम नहीं झेल पाएंगे। लेकिन इसका एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी की है कि अगर हम तुलना करें एनपीएस की और ओपीएस की, तो ओपीएस में आज का खर्चा कम पड़ता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, राज्य के ऊपर आज का खर्चा कम पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में वो हमेशा बना रहेगा, ये परेशानी है। तो सरकार ने चुन लिया कि हम आज की समस्या से निपटते हैं, बाद की स्थिति जो बनेगी उसको देखा जाएगा। पेंशन के साथ इसी से जुड़ा एक और विषय है, वो है सरकारी नौकरियों का। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आज बजट के रिप्लाई में ये घोषणा की है कि अगले साल 1 लाख भर्तियां और की जाएंगी। वहीं युवा वर्ग सरकार में खाली पड़े पदों पर भर्तियों को लेकर के आंदोलनरत है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 1 लाख नई भर्तियों की, यह हमारे युवा वर्ग को कितना संतुष्ट कर पाएगी? देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उधर से रोज़गार मेले केंद्र सरकार भी लगा रही है, तो दोनों पक्ष अनुमान तो लगाते हैं कि नौकरी देने से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। और युवा, आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि पेपर लीक देश भर में, हमारे राज्य की चर्चा बहुत हो रही है, देश भर में पेपर लीक एक बड़ी समस्या हो गई है। आप किसी नौकरी के लिए भर्ती करते हैं, बहुत सारी नौकरी टल जाती हैं, एक पूरी पीढ़ी बिना नौकरी के अवसर के बिना निकल जाती है। बहुत भावुकता की स्थिति है। जिस देश में मतलब रोज़गार की बहुत कमी हो, और ख़ास तौर से जो सरकार के रोज़गार है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप अच्छी तनख्वाह मिलना, अच्छी सुविधाएं होना, उतनी तरह की परेशानी नहीं हो। हम सब जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, उनमें ऊपर के कुछ 2-4% के अलावा बाकी की नौकरी बड़ी मुश्किल होती है। तो लोगों का, युवाओं का बिल्कुल आकर्षण है। और मुझे तो लगता है वोट मिलती होंगी तभी, नहीं तो आप देखिए कि यूपी के चुनाव थे तब भी मुद्दा बना हुआ था कि फ़ौज में भर्ती बंद कर दी, जो अग्नि जो योजना थी उसके बारे में देश भर में आंदोलन हुए। तो मुझे लगता है कि युवा बहुत इसका इंतज़ार करता है। और ये बात अलग है कि हम और कोई मॉडल ढूंढ सकते हैं इससे बेहतर, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मुद्दा होता है।
राज्य के बजट में क्या खास था, इसको लेकर के आज हमने वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी से समझने की कोशिश की। उनसे इस विषय में हमने खास चर्चा की कि इसमें जो घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं का हमारे युवा वर्ग पर, हमारे प्रदेश की जनता पर, हमारे प्रशासन पर और हमारे राज्य पर क्या असर आएगा। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। संजय जी से और भी विषयों पर हम समझते रहेंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.khaskhbar.com लॉग ऑन करें।